Good evening, everyone. How are you all? Am I audible? Yes, ma'am. ओके सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। मे बी ड्यूरिंग द सेशन कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि मेरे को अभी भी हो रहा था। दैट्स वाई थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है ये सेशन। तो अगर हो गया देन मेरे को इन्फॉर्म कर देना प्लीज। सो आज का आपका सेशन है ऑन द टॉपिक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दिस इज योर 11th मॉड्यूल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है क्या एक्चुअली में? बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी स्टॉक मार्केट है जिसमें
अदर कंट्रीज की करेंसीज को हम बाउट एंड सोल्ड करते हैं, या तो खरीदते हैं या तो फिर बेचते हैं. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है, ये एक तरीके की डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन? जहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप, किसी एक पर्सन का, एक इंस्टीट्यूट का, इंडिविजुअल का रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया में जब 1991 में आए थे, तो उसके बाद ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जैसे इंस्टीट्यूट बने थे. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के आने की वजह से ही इंडिया की जो जीडीपी है वो अच्छी होने लगी थी, मतलब डे बाय डे, और उसमें ग्रोथ आने लगी थी. जो हमारी डेवलपमेंट इकोनॉमिक सिचुएशन है वो फॉरेन एक्सचेंज की वजह से ही सही हुई थी. दूसरे देश की आने लगी, ठीक है, हम खरीदना बेचना किया. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है किसी भी कंट्री को. ठीक है, बहुत पुराना ओल्डेस्ट फाइनेंशियल मार्केट प्लेस माना जाता है इसको. बैंक्स हो गए फॉर एग्जांपल, डीलर्स, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स, हैजर्स, बहुत सारे ऐसे इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं. ठीक है, तो जो मेजर इसके फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं वो इसकी मेजर करेंसी को एक्सचेंज करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ये 24 टू 4 7 ओपन रहता है. ठीक है, मेजर सेंटर्स इसके लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिडनी यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं. ट्रेडिंग यहाँ पे जो सर्कल है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओटीसी, ओवर द काउंट. बहुत सारे नेटवर्क बैंक्स हो गए, ठीक है, ब्रोकर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, तो उनके थ्रू ही ये डील करता है. नाउ बहुत सारी ऐसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ओपन करने की नीड क्यों पड़ी? कुछ ऐसे इंटरनली किसी कंट्री को ऐसी नीड हुई कि वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ओपन क्यों किया उन्होंने. इसका रीजन था, फर्स्ट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑप्शन ट्रेडिंग. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है इन आर मनी सर्कुलेशन. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी सर्कुलेशन और मनी फ्लो? एनीवन? मनी सर्कुलेशन क्या होता है या मनी फ्लो क्या होता है? किसी भी एक कंट्री में करेंसी फ्लो बोल सकते हैं उसको, क्या है? Ma'am, it means movement of money within an economy. It is used in transaction of goods and services or other financial activities. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. प्रिया, आपकी आवाज नहीं आई, मुझे नहीं आई या किसी को भी नहीं सुनाई दिया? Ma'am, I will repeat. Money circulation, ma'am, we can say that it is the movement of money within an economy, as it is used in transaction for goods, services, or various financial activities. ओके, टोटल मनी सप्लाइंग कंट्री, यस. तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है जो भी हमारा मनी सर्कुलेशन होता है. नाउ द बिगेस्ट रीजन टू अडॉप्ट फॉरेक्स इज ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आती है करेंसी में, इंफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी आती है, कितनी अवेलेबल है, क्या हमारी जीडीपी है, क्या प्राइस चल रहा है, करेंसी रेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है. एक फेयर कह रहे हैं वो ट्रेड होता रहता है. ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे अल्टरनेटिव आते हैं, लेकिन
स्पॉट ट्रेडिंग और बहुत सारे टाइप की ट्रेडिंग्स वगैरह है, उसको ओपन करने के लिए फॉरेक्स को अडॉप्ट किया गया इंडिया की तरफ से। नाउ मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं जो फॉरेक्स में इन्वॉल्व है? फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक, ठीक है, हमारा सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व है, अदर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या है इंडिया का? कौन सा सेंट्रल बैंक है इंडिया का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI। यस। तो सेंट्रल बैंक इन्वॉल्वमेंट, मार्केट पार्टिसिपेंट वो है, कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व है, कॉरपोरेशन इन्वॉल्व है फॉरेन ट्रांजैक्शन को डील करने के लिए, हैजिंग स्ट्रेटजी यूज करके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट फंड, हेज फंड, म्यूचुअल फंड स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये स्पेकुलेटर्स होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स इन्वॉल्व है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके लिए ट्रेडिंग करने के लिए, एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री भी इन्वॉल्व होती है। तो ये सारे फॉरेक्स के क्या है? नाउ फॉरेक्स में पर्टिकुलर इसकी अगर हम बात करें डिटेल में, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, करेंसी जो है इमीडिएटली एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। फॉरवर्ड स्पॉट रेट आता है, फॉरवर्ड रेट आता है। स्पॉट रेट होता है जो एट द टाइम हो, ठीक है, उसी टाइम वो ऑन द स्पॉट हो जाए, दैट इज स्पॉट रेट, ठीक है। अभी हमारी जो फॉरेक्स में अगर हम करेंसी का कर रहे हैं, उसी टाइम डील हुई, देन इमीडिएटली डिलीवर हो गया। फॉरवर्ड में क्या आ जाता है? ट्रांजैक्शन जो है वो फ्यूचर डेट में होती है, लेकिन उसकी डील पहले कर ली जाती है, दैट इज फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट उसी टाइम ही रेट डिसाइड किया एंड देन डिलीवर हो गया, ठीक है। जो करंट एक्सचेंज रेट इमीडिएट वही अप्लाई हो गया। नाउ करेंसी पेयर, करेंसी हमेशा पेयर्स में ही फॉरेन एक्सचेंज रेट में जाती है, पेयर में कैसे जाएगी? करेंसी पेयर का क्या यहाँ पे मतलब है? क्योंकि हम करेंसी को बाय और सोल्ड कर लें, दैट मीन्स कि दो कंट्रीज की करेंसी इन्वॉल्व होगी, वो एक पेयर बन जाएगा ना। एक कंट्री की करेंसी नहीं हो सकती ना, पेयर बना के ही हमें करेंसी को सोल्ड करना पड़ता है फॉरेक्स में, दैट्स वाई करेंसी पेयर है। जैसे यूरोपियन यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, ठीक है। तो फर्स्ट करेंसी इन द पेयर इज बिकॉज इन बेस करेंसी होती है। बेस करेंसी क्या होती है? जो जो कंट्री क्या कर रही है फॉरेक्स में, जिसका रेट चेंज हो रहा है किसी दूसरी पर्टिकुलर कंट्री के करेंसी रेट की वजह से। सेकंड इज कोड करेंसी, ठीक है। तो दोनों बेस करेंसी एंड सेकंड कोड करेंसी, दोनों करेंसी में जो एक्सचेंज होता है एट व्हाट एक्सचेंज रेट ऑफ जो भी इसका सिस्टम या प्रोसेस है, दैट इज फॉरेक्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर फंक्शन है फॉरेक्स का। इसके अलावा फॉरेक्स क्या करती है? फॉरेक्स में अगर हम पर्टिकुलर ये चीजें देखें ना, फॉरेक्स ट्रांसफर तो करती करती है, इजियर वे है कि किसी भी वन करेंसी को अनदर करेंसी में ट्रांसफर करने के लिए किसी भी नेशन के बिटवीन फॉरेक्स को यूज करते हैं, दिस इज द बेसिक, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही हम फॉरेक्स कर सकते हैं ना, जैसे टेलीग्राफिक ट्रांसफर हो गया, बैंक ट्रांसफर हो गया, फॉरेन बिल्स के थ्रू ट्रांसफर हो गया, तो ये सारी चीजें हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा रहा है, जैसे यूएसए, तो यूएसए से करवा लिया, ठीक है। तो यूएसए से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा रहे हैं, इट मींस कि यूएसए को हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी ना, वो तो हमारी रुपीज वाली करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फॉरेक्स क्या करेंगे? सिंपली वो कन्वर्ट कर देगा हमारी रुपीज को डॉलर में, ठीक है। तो उसके थ्रू हम उसकी क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट फंक्शन भी परफॉर्म करता है फॉरेक्स।
ठीक है, किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड में किसी भी कंट्री को अगर क्रेडिट की नीड है देन फॉरेक्स उसको प्रोवाइड करता है, बिकॉज फॉरेक्स हैव सो मैनी करेंसीज, उसके पास सारी करेंसीज होती है क्योंकि ग्लोबलाइज्ड है ये। ठीक है, ये तो है नहीं किसी एक ही कंट्री की करेंसी होती है, तो उससे क्रेडिट फैसिलिटी भी कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। हैजिंग फंक्शन क्यों है? ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होता, अगर हम सीधा डील कर रहे हैं ना, इट मीन्स कि बायर और सेलर के बीच में डील हो रही है थ्रू फॉरेक्स टू कन्वर्ट योर मनी और योर ट्रांजेक्शन। ठीक है, बट उसमें कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी इन्वॉल्व नहीं है जिससे आपको ज्यादा रिस्क हो। ठीक है, तो हैजिंग जो भी है उससे ये मनी लूज या फिर किसी तरीके के रिस्क से बचाता है फॉरेक्स। So this is the basically functions of forex. Now type of forex transactions. कौन कौन सी ऐसी फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स होती है? स्पॉट ट्रांजेक्शन्स, इमीडिएटली जो हो जाए, ऑन द स्पॉट जो रेट डिसाइड हो जाता है एंड ट्रांसफर हो जाता है। ऑन द स्पॉट भी जो करंट मार्केट रेट चल रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, जैसे अभी डॉलर का क्या रेट है, पॉन्ड्स का क्या रेट है, उसके बेसिस पे डील हो जाती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक क्या होता है कि फ्यूचर डेट में भी ही वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता है, लेकिन उसको पहले से ही डिटरमाइन कर लिया जाता है, उसकी जो भी डीलिंग है वो पहले से कर ली जाती है। स्वैप, स्वैप यही होता है कि जब हम परचेज और सेल एक टाइम पे कर लेते हैं। सेल ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ करेंसी फॉर टू डिफरेंट डेट्स। ओके, सेल कर देते एक ही टाइम पे नहीं कर देते, सेम करेंसी की कर देते हैं डिफरेंट डेट्स पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉलर की कर रही हूँ तो डॉलर की ही होगी। ठीक है, इंडियन रुपीस को डॉलर के साथ स्वैप कर रही हूँ। ठीक है, डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना और देन इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना, दैट इज स्वैप। ठीक है, जैसे ऐसे और फिर इसको ऐसे, तो ये क्या होता है आपका? स्वैप हो जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड ट्रेड ऑन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं। ऑप्शन जो हमें प्रोवाइड द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज करंट एट स्पेसिफिक रेट बिफोर अ सर्टेन डेट। एक फिक्स टाइम पीरियड हमें पहले से ही बताया गया होता है जिसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेडिंग करनी होती है। What is the bid ask price? बिड प्राइस क्या होता है कि वो प्राइस जिसमें मार्केट में जिस प्राइस में हम बाय करना चाहते हैं, करंट उस पेयर का क्या प्राइस है। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉलर के साथ डील कर रहे हैं इंडियन रुपीस को, तो उसका क्या करंट प्राइस चल रहा है, व्हाट मार्केट वांट, मार्केट कितना पे कर रही है। आस्क में क्या होता है कि मार्केट कितने में, सेल कितने में कर रही है। एक होता है बाय कितने में कर रही है उस रेट को, और सेल कितने में कर रही है। ठीक है, डॉलर रेट क्या चल रहा है किसी को पता है अभी? दैट इज डॉलर का रेट अभी 83.69 चल रहा है इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का अभी आस्क बिड प्राइस में, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बिड प्राइस में क्या होता है, अगर हम करेंसी डॉलर को हम अगर परचेज करना चाहते हैं इधर, देन मुझे इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग अगर मेरे को $1 चाहिए तो 83.69 मेरे को स्पेंड करना पड़ेगा। सेम इसके ऑपोजिट अगर मैं डॉलर को सेल करना चाहती हूँ तो इंडियन रुपीस उसके अकॉर्डिंग मेरे को 83.69 मिलेंगे। जैसे कोई फॉरेन से यहाँ पे करेंसी शेयर भेजता है, देन उसके जो डॉलर है, ठीक है, उसका फिर वो आस्क प्राइस 83.69 हो जाता है, और जब हम बेचते हैं तो बिड में
वो $1 हो जाता है। दैट मीन्स कि एक तरह का स्वैप ही है ये। बिड और आस्क मार्केट में क्या चल रहा है, कंडीशन हमारी बिड और आस्क हो सकती है, लेकिन जो भी बिड और आस्क के बीच में डिफरेंस आता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कभी भी किसी भी कंट्री की करेंसी को अगर मेजर करना हो तो हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं, डॉलर के अकॉर्डिंग करते हैं, और सबसे पहली बात उसकी परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग करते हैं। कोई बता सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परचेजिंग पावर? मैम बाइंग एबिलिटी। यस, और परचेजिंग पावर हर कंट्री की डिफरेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वन एप्पल, ठीक है, ₹200 मिल रहे हैं, 200 पर केजी मिल रहे हैं एप्पल, वही इसका इंडियन डॉलर रेट डिफाइन किया है, वही अगर हम वहां पे देखें फॉरेन कंट्री में, देन वो 400, 450, 500 के अकॉर्डिंग वो पर केजी सेल होगा। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ करेंसी हमारी परचेजिंग पावर भी चेंज होती है, एंड परचेजिंग पावर से ही हम किसी भी कंट्री का जो रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। परचेजिंग पावर ही एक टूल होता है। परचेजिंग पावर से रिलेटेड एक पीपीपी करके, परचेजिंग पावर पैरिटी बट बिड इन प्राइस मैक्सिमम और बायर इज रेडी टू बाय एंड यस कर सकते हैं, लेकिन हम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना, यहाँ पे मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये चीजें हम नहीं ना डिसाइड कर सकते इसमें, अगर कोई वैसे डील हो रही है वहां पे बिड और आस्क अलग चीज है, वो टर्म वहां पे अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन अब हम किसी कंट्री की करेंसी का रेट नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरे को इतना ही चाहिए तो ही मैं लूंगी ये करेंसी और तभी मैं सेल करूंगी। ठीक है, बिड और आस्क सही टर्म है, आई ये टर्म इसीलिए यूज हो रही है जब बिड और आस्क, जब कोई बिड वगैरह लगती है, बट इन फॉरेक्स ये इसको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। There is a one theory related to the purchasing power, that is PPP, purchasing power parity। जो इकोनॉमिक थ्योरी जो हमारा रेट है उस इसमें हम पता कर लेते हैं। बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी एक मनी कन्वर्जन रेट डिफाइन करता है डिफरेंट करेंसी का इन कॉमन यूनिट में। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर डॉलर में, ठीक है, एक बर्गर का प्राइस, फॉर एग्जांपल बर्गर का प्राइस 3.57 है, ठीक है, तो वो पौंड में 2.29 है। ठीक है, इट मींस कि एक्चुअल में उनके बीच में कितना परचेज पीपीपी उनकी कितनी पैरिटी कितनी आ रही है, तो परचेसिंग पावर पैरिटी क्या हो गई, अगर किसी एक कंट्री की 3 है दूसरे की 2 मान लेते हैं, ठीक है, इन डॉलर इज 3, पाउंड में वो 2.5 मान लेते हैं, दैट मीन्स 3:2.5, दैट इज योर पीपीपी रेशो। इसी तरीके से हम पेयर बना के पीपीपी फाइंड करके किसी भी करेंसी की परचेजिंग पावर जो है फिगर आउट कर सकते हैं, देन उसकी करेंसी रेट का पता चल जाता है उसके अकॉर्डिंग। नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट, फॉरेन फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे ऐसे डायनामिक्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है। इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, हायर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ज्यादा रिटर्न मिलती है। ठीक है, क्या इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा कि उसको बाकी कंट्री से इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और ज्यादा फंडिंग होगी, करेंसी बढ़ेगी। ठीक है, अभी एक चीज बताओ, किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट बेनिफिशियल होता है या इंपोर्ट? मैम एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। यस, वाई? मैम बिकॉज फॉरेन करेंसी कंट्री के मतलब इन होती है, जब हम सेल करते हैं तो फॉरेक्स हमारा मतलब जो भी करेंसी है बाहर की आती है इस वजह से, और इम्पोर्ट में मैम बाहर जाती है इस वजह से डिक्रीज होती है। यस,
कंट्री रिच तभी होती है, डेवलप तभी होती है जब किसी अदर कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में आए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा करने वाली कंट्री की जीडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होती है रादर देन की इंपोर्ट करने से। इन्फ्लेशन रेट ऑल्सो इफेक्ट द फॉरेक्स। किसी कंट्री में अभी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, करेंसी की वैल्यू एकदम से कम हो जाती है। ठीक है, अगर इन बहुत ज्यादा लेट ज्वाइन कर रहे हैं ये, तो बेसिकली ये ना इन्फ्लेशन का और करेंसी का जो है, ये एक लॉ रूल चलता रहता है ऊपर नीचे अप डाउन का। जब इन्फ्लेशन कम हो जाती है उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, और इसके ऑपोजिट जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है तो करेंसी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत इन्फ्लेशन हो रही है, उससे क्या होगा, करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी। पहले जो आपको कोई प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल रहा था, अभी उसका प्राइस बढ़ गया है। दैट मीन्स कि अगर इन्फ्लेशन के साथ साथ आपकी इनकम में भी ग्रोथ हो तो आपको वो इक्वली लगेगा, लेकिन अगर वहां पे नहीं ग्रोथ हो रही, सिर्फ प्रोडक्ट प्राइसिंग में हो रही है, गुड्स और सर्विसेज आपको हाई रेटेड मिल रही हैं, इनकम आपकी नहीं हो रही, दैट मीन्स कि वहां पे आपकी करेंसी की वैल्यू आपको बहुत कम लगने लग जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेजर फैक्ट। पार्टीज चेंज होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी आती है अपने रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करती है, देन रेट्स में चेंजेस आते हैं, सिस्टमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं बहुत पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे डेवलप करती है, तो वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके रेट चेंज हो जाते हैं। मार्केट स्पेकुलेशन, ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मार्केट में ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही है, ठीक है, शेयर मार्केट किधर जा रही है, ये सारी चीजें फॉरेक्स को इम्पैक्ट करती है। सप्लाई एंड डिमांड, हमेशा एक्सचेंज रेट हम सप्लाई एंड डिमांड से ही मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट करेंसीज में हमारी करेंसी की कितनी सप्लाई हो रही है और कितनी डिमांड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो इंडिया से फॉरेन कंट्री में गए हुए हैं और फॉरेन कंट्री में जाके वो अर्न करके इंडिया में भेज रहे हैं, दैट मीन्स सप्लाई हो रही है करेंसी की। ठीक है, डिमांड, अगर हम बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हैं, ठीक है, ह्यूज अमाउंट हम स्पेंड करके किसी कंट्री में एंट्री ले रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, डिमांड डिफरेंट करेंसी की उधर, हमारी डिमांड कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो फॉरेन फॉरेक्स मार्केट को इफेक्ट करते हैं। ट्रेड बैलेंसेस, कैपिटल फ्लो कैसा है, ठीक है, जो पॉलिटिकल इवेंट्स इम्पैक्ट सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स ऑल्सो। कैपिटल फ्लो में क्या आ जाता है, अगर कोई ऐसी फ्रेंचाइजीज वगैरह ओपन कर रहे हैं, हमारा बिजनेस इंडिया में है, फॉरेन में फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं, देन फ्लो ऑफ कैपिटल क्या होगा, कैपिटल तो होगी ना उसमें। अगर हम फॉरेन में अपना बिजनेस डेवलप करेंगे, कैपिटल हमें लगानी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? नाउ व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, मार्केट रिस्क तो होगा ही होगा। मार्केट रिस्क होगा, मार्केट में अगर कोई भी चेंज आता है। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क में क्या चीजें आती हैं कि अगर कोई डिफॉल्ट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका, आप लूज कर गए कोई कॉन्ट्रैक्ट,
लिक्विडिटी, आपकी जो करेंसी है वो उसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती जा रही है, ठीक है। देन आरबीआई जो हमारे रिजर्व बैंक होते हैं, देन वो करेंसी वगैरह प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी रिस्क के टाइम। एंड ऑपरेशनल रिस्क, अच्छा लिक्विडिटी की जो डेफिशिएंसी है किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में, वो कब होती है और कौन से रीजंस होते हैं। मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि लिक्विडिटी रिस्क में, अगर इंडिया में लिक्विडिटी की डेफिशिएंसी होती है, क्या रीजन हो सकते हैं उसके। मैम रिसेशन। ओके, ह्यूज बैंक क्रेडिट्स, ठीक है, एंड हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स पेमेंट्स जो कॉरपोरेट सेक्टर करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें भी होती हैं जिससे लिक्विडिटी डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑपरेशनल रिस्क क्या होते हैं, सिस्टमैटिक फेलियर हो जाना, ठीक है, कोई पॉलिसी कोई प्रोसीजर जो भी उनका है, स्टैंडर्डाइज रूल्स जो है वो प्रॉपरली वर्क ना करें। फॉरेक्स नाउ टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मेटा ट्रेडर, सी ट्रेडर, प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। कुछ एनालिटिकल टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक कैलेंडर्स, न्यू फीड्स, चार्टिंग सॉफ्टवेयर। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर्स एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। नाउ रेगुलेटरी, कौन रेगुलेट करता है, फॉरेन मार्केट आर रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल अथॉरिटीज इन ईच कंट्री, जिनको अथॉरिटीज हैं, जैसे CFTC इन यूएसए, FCA इन यूके एंड RBI इन इंडिया। कंप्लायंसेस, जो भी ब्रोकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपस में डील कर रहे हैं, एक्सचेंज, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मार्केट में अपनी कंप्लायंसेस के साथ काम करना पड़ेगा। नाउ देयर इज सम एग्जांपल कि जो कुछ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं हम यूज करते हैं फॉरेन ट्रेडिंग के लिए, और रिस्क मैनेज कैसे होता है उन सब से। व्हेन पीपल हैव मोर कैश इन हैंड एंड एट बैंक्स क्रेडिट, ओके, राइट। सो चेंज, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करते हैं। मेटा ट्रेडर 4 एक एडवांस चार्टिंग टूल्स है। मल्टीपल टाइम फ्रेम मींस ह्यूज टाइम पीरियड का डेटा इसमें हम सेव कर सकते हैं। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जिससे हम इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस कर पाए, ऑटोमेटिकली होता है सारा कुछ एक्सपर्ट एडवाइस के बेसिस पे। बैक टेस्टिंग कैपेबिलिटीज भी होती है, ठीक है, इसका बैकअप भी होता है प्रॉपर। बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इस टाइम, ठीक है। हाई कस्टमाइजेबल है, कहीं पर भी जैसे मर्जी आप कस्टमाइज करवा सकते हो सॉफ्टवेयर को। ओल्डर इंटरफेस, वर्जन पुराना है, एंड मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये लिमिटेड यूज हो रहा है। अनदर एग्जांपल इज मेटा ट्रेडर 5, ठीक है, ये मेटा ट्रेडर 4 का ही नेक्स्ट वाला वर्जन।
इशू आ गया था। तो लास्ट हमने क्या डिस्कस किया उससे पहले, मेरे मीटिंग सेलेक्ट होने से पहले किस टॉपिक पर थे? Ma'am, MT5. We are discussing MT5. ओके। MT5 जो है वो MT4 का नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है। बहुत सारी अपडेशन, नए फीचर इन्वॉल्व हुए इस सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में। फास्टर प्रोसेसिंग है, एनालिटिक टूल्स ज्यादा इसमें सपोर्ट करता है, रेदर देन कुछ किसी एक मार्केट को लेके। लेकिन अदर इन्वेस्टमेंट जो अब हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ कमोडिटीज और स्टॉक्स रिलेटेड, उसको भी सपोर्ट है ये। लेकिन इसकी बैकवर्ड जो बैकअप इसका प्लान है एज अ कंपैरिजन टू MT4, वो इतना अच्छा नहीं है। नाउ सी ट्रेडर भी एक एडवांस टूल है, ठीक है, जिसमें हम एल्गोरिथमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, सी एल्गो, लेवल 2 प्राइसिंग एंड वन क्लिक ट्रेडिंग। दैट मीन्स कि आपको प्राइसिंग पता चल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की करेंसी की लेवल वाइज डिफाइन हो जाती है, ठीक है। और आपको फिर इजीली आप फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सी कंट्री की करेंसी क्या चल रही है इस टाइम, कंपेयर कर सकते हो। स्मॉलर कम्युनिटी के लिए ये बेस्ट होता है सिस्टम, अदरवाइज जो बिग इंस्टीट्यूशन है उनके लिए नहीं होता। निंजा ट्रेडर वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, जिसमें चार्टिंग थ्रू कस्टम स्ट्रेटजी डेवलपमेंट को करके इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए होता है जो ट्रेडिंग ही करते हैं, एडवाइस या कंसल्टेंट होते हैं। इसको यूज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसके लिए कुछ प्रीमियम फीस वगैरह भी पे करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको ये सारे एज एग्जांपल इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज आप इसको ओपन करके इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़ी, देन आप इसको यूज कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ आएगा। लेकिन हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल चीजें नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया है। प्रैक्टिकल करने के लिए असेस होना चाहिए, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इसके साथ डील कर रहे हैं, सिर्फ उनके पास ही असेस होते हैं ये। थिंक और स्विम बाय टीडी अमेरिटेबल, जो पर्टिकुलर जो टीडी अमेरिटेट करके एक इंस्टीट्यूट है, उनके पर्सन को ही ये अलाउड है, अवेलेबल है, और किसी को नहीं है। एंड ये बिगिनर्स टू एडवांस लर्नर्स जो होते हैं उनके लिए भी होता है। आपको ये पीपीटी चाहिए मतलब? ओके। सो मैं सर के साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आपको ये प्रॉपर टॉपिक्स या पॉइंट्स जो भी चीजें चाहिए होंगी, चाहे एक वर्ड फाइल या फिर एक की चार्ट काइंड ऑफ, एक बना के आपको नोट्स दे देंगे हम, ठीक है। अनदर रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कुछ होते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, स्ट्रेस टेस्टिंग, क्लाइंट फाइलिंग, चेक एनालिसिस, सारे चीजें हेल्प करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन बिजनेस के ऑटोमेटेड अप्लाई हो जाता है, कॉर्पोरेशन के लिए ज्यादा सूटेबल है, मल्टी करेंसी मैनेज कर सकता है, मिनिमाइज करता है। फिनकैड एडवांस टूल है रिस्क मैनेज के लिए। बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे इनकम जनरेट कर सकता है। होता है कुछ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग चाहिए होती है इसको यूज करने के लिए। अनदर एग्जांपल इज कूपन रीडिंग।
फिनकैड है जो एक एडवांस टूल है। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, लेकिन ट्राई टू फिक्स इट, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा वेदर का इशू है, तो उसी वजह से नेटवर्क का इशू चल रहा है। लास्ट 2-3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे फिनकेड है, बहुत अच्छा सिस्टम है, एडवांस टूल है, ठीक है। थोड़ा चलाना कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इस एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें कवर कर लेते हैं, हम इसको चला सकते हैं। अदर एग्जांपल इज ओपन लिंक, ठीक है, थोड़ा हाई कॉस्टली कॉम्प्लेक्सिटी है चलाने में, लेकिन जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, फॉरेक्स के साथ जो इन्वॉल्व होते हैं वो यूज करते हैं। लास्ट वन इज ट्रेड स्टेशन, ठीक है, पावरफुल ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट टूल, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एडवांस चार्टिंग, ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो एनालिसिस, सारे फीचर्स इसमें डिफाइन होते हैं। प्लेटफॉर्म फीस वगैरह इसकी जो पे करनी पड़ती है, इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। सो दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज। मैंने कुछ एग्जांपल्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके आपको बताया है कि कौन से सॉफ्टवेयर फॉरेक्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। हम इसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते किसी को भी ओपन करके, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एसेस। पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स को ही होता है, लेकिन ये आप भी नहीं कर सकते जब तक आपको राइट्स ना मिल जाए उस चीज के, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटी में हम ऐसी चीजें, कुछ केस स्टडीज या ऐसी कुछ डिस्कस कर सकते हैं जिनके साथ हमारी फॉरेक्स से रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाती है, ठीक है। अभी टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। सो आपको 11, हाउ 11? अच्छा ओके, दो ही, दो तो मैं ही शो हो रही हूँ। 11, सो 11 आप दो टीम में, दो ग्रुप में डिवाइड हो जाओ। आ ओके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यस राइट, G1 G2। और जो पहले 6 हो गए वो ग्रुप 1 में है, नेक्स्ट वाले जो 5 होंगे वो ग्रुप 2 में होंगे, जो पहले 6 हो गए वो ऑटोमेटिकली ग्रुप 1 में आ जाएंगे। ओके, ग्रुप 1 इज ओवर राइट नाउ, अभी ग्रुप 2 के पर्सन आएंगे। ग्रुप 1 में सुन लो कौन कौन है: नमन, संचिता, प्रिया, सुधंत, नैन्सी एंड हर्षिता। मानसी, यू आर इन ग्रुप 2। एंड जो बाकी के पर्सन बचे हैं ऑटोमेटिकली वो ग्रुप 2 में है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा कि आप ग्रुप 2 में हो, बिकॉज मेरे को ऐसे याद नहीं रहेंगे, तो मेरे को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। सो मानसी, भानु, एंड वेयर इज अदर? Another. Anjali, why are you not responding?
मानसी, भानुस्तुति और 2 पर्सन रह गए हैं सिर्फ। नैन्सी, हो गए पूरे 11। सो ओके, स्तुति, 4 पर्सन है ग्रुप 2 में, ये कोई पर्सन है। अच्छा, नैन्सी ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया। ओके, 5 group 2, 5 in group 1. So this is a case study for group 1, but group 2 के people also screenshot ले सकते हैं बाद में स्टडी करने के लिए। ग्रुप 1 के जो people हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। This is a case study relating to the impact of exchange rate volatility on Indian USD dollar. ठीक है, एक बार मैं आपके लिए रीड करती हूँ। Study published in 2023 examined the impact of exchange and volatility on the trade between India और USA। ट्रेड के बीच में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है, एक्सचेंज रेट की वजह से। Focusing on third country effect, how fluctuation between currencies other than the USA dollar, the Indian rupees such as yen influence this bilateral trade। ठीक है, बेसिकली ये केस स्टडी में क्या है अगर मैं आपको बताऊं, 2023 में पब्लिश हुआ था, एग्जामिन किया गया था कि एक्सचेंज रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेड, इंडियन ट्रेड और यूएसए के बीच में रेट जब चेंज हुई, चेंज हुई थी उनकी, तो उनका फोकस क्या, थर्ड पार्टी को चीज कैसे इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, कैसे करेंसी के प्राइसेस में कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं यूएसए डॉलर को छोड़ के एंड इंडियन रुपीस को छोड़ के, बाकी सारी करेंसीज थर्ड कंट्री की करेंसी क्या आ गई, जैसे येन हो गया। ठीक है, की फाइंडिंग्स क्या है, ट्रेड सेंसिटिविटी, ट्रेड सेंसिटिविटी में आ जाता है एक्सपोर्ट। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था यूएसए को बहुत सारी फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और बेस मेटल अप्लायंसेस वगैरह जो है वो हाईली सेंसिटिव ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके एक्सपोर्ट करने से प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है। एडिशनली एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम, एग्रीकल्चर मशीनरीज एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये सारी चीजें जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं एंड इक्विपमेंट आर अफेक्टेड बाय इंडियन रुपीस, ये येन के थ्रू। ठीक है, ये येन के, एंड इंपोर्ट क्या करते हैं, इंडियन इंपोर्ट इंपोर्ट यूएसए से करवाते हैं, सच एज केमिकल एलिमेंट्स इन इंडिया, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, मोटर व्हीकल्स इम्पैक्टेड बाय यूएसडी वोलेटिलिटी। ठीक है, imports like synthetic rubber and metal working machineries are also sensitive to yen fluctuations। तो दोनों कंट्री की अलग करेंसी के साथ डिफाइन किया हुआ है। नाउ स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, इंडियन गवर्नमेंट एंड बिजनेस ने क्या किया, बहुत सारी हैजिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जस्ट टू मैनेज द रिस्क। ये करेंसी स्वैप, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व थे। नाउ दिस इज द टास्क फॉर ग्रुप 1 टू फाइंड द सोल्यूशन। बेसिकली अगर ग्रुप 1 में 6 पीपल है, आई वांट 2 पॉइंट फ्रॉम ईच इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, 2 पॉइंट्स मेरे को हर बंदे से चाहिए, और वो माइक ऑन करके वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 2 पॉइंट्स उनके डिफरेंट होने चाहिए, ज्यादा सेम पॉइंट, अब 6 बंदे हो और 2 पॉइंट सभी सेम रिपीट नहीं कर सकते, ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू। ठीक है, जो कॉमन ना हो। राइट नाउ आपका ये अप्रोक्स 3:40 तक लेक्चर चलता है, तो यू हैव
10 minutes. बट बिफोर ग्रुप 2 का केस स्टडी हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स. क्या बेसिकली केस स्टडी क्या है? कोविड-19 पैंडेमिक हैड स्क्रीनशॉट ले लेना. प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, बहुत सारा ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 पैंडेमिक आने से. ठीक है, इंडिया पे भी पड़ा. आरबीआई implemented several measures to stabilize the economy which significantly influence the forex. बहुत सारे आरबीआई ने ऐसे रूल्स रेगुलेशन, रिजर्व पॉलिसी या रेट्स वगैरह में चेंजेस किए जस्ट टू मिनिमाइज द रिस्क एंड स्टेबलाइज द कैश सिस्टम. ठीक है, फॉरेक्स मार्केट पे उसकी वजह से बहुत सारा इफेक्ट पड़ा. ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व हमारे बढ़ गए. ड्यूरिंग द पैंडेमिक इंडियन फॉरेक्सर्स सॉ अ सब्सटेंशियल इंक्रीजेस रीचिंग एन ऑल टाइम हाई ओवर $600 $600 billion by mid 2021. ठीक है, एंड दिस वाज प्राइमरली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, इंक्रीज एक्सपोर्ट की वजह से, एंड डिप इन इम्पोर्ट लेवल ड्यू टू द लॉकडाउन्स. ठीक है, तो ये सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के वजह से रिजर्व बढ़ गए, एक्सपोर्ट बढ़ गया, एंड इम्पोर्ट वगैरह का लेवल जो लॉकडाउन की वजह से सारी चीजें स्टक हो गई. फॉरेन करेंसी एसेट्स, आरबीआई ने डाइवर्सिफाई कर दिया फॉरेक्स रिजर्व को. ठीक है, बहुत सारी करेंसीज को होल्ड कर दिया कोविड में. लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी जो अनसेट एक टाइम पीरियड के लिए जिससे मिल सके कंट्री को. गोल्ड रिजर्व क्रिएट कर दिए, इंक्रीज कर दिए आरबीआई ने. ठीक है, अनसर्टेनिटीज को बैलेंस करने के लिए. एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स यूटिलाइज एसडीआर्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स. जो भी आईएमएफ है उसने हेल्प की थी लिक्विडिटी एंड कुछ ऐसे एसेट्स प्रोवाइड करने के लिए जिससे हम बैलेंस कर सके अपनी इकोनॉमी. तो ये एक प्रॉपर केस था. अब इस सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, अगर हम इससे क्या क्या इम्पैक्ट है. ठीक है, इसके आने से फॉरेक्स में क्या चेंजेस आए, जो हमने फॉरेक्स के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग क्या किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते थे. ओके, ओके देन टेक स्क्रीनशॉट. हम कल अपना जो लास्ट सेशन है स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस करेंगे. एंड आई रियली वांट अ गुड फ्रॉम ऑल. मैं वन बाय वन स्लाइड करूंगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज केस फॉर ग्रुप 1, slide 1 and slide 2. Done. This is for group 2. मेरे को पता है ग्रुप 1 में कौन से पर्सन है, ग्रुप 2 में कौन से पर्सन है. तो कल को ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए. एंड जो पर्सन नहीं आए आप उनको भी शेयर कर देना कि वो दोनों की स्टडी लर्न कर लें. जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए यही डिसएडवांटेज है कि वो दोनों केस स्टडी के बारे में मुझे पॉइंट देंगे. जो यहाँ पे क्लास में है ग्रुप में डिवाइड हो गए, वो एक एक स्टडी के एक केस स्टडी को ही मेरे को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन. लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दोनों करना चाहते हो तो कर सकते हो. सेकेंड केस स्टडी का स्क्रीनशॉट ले लो. डन. सेकेंड स्लाइड. एंड लास्ट वन. डन.
सबने स्क्रीनशॉट ले लिए? ओके। सो वैसे तो यहाँ पर ही डिस्कस करने का था मेरा, लेकिन यस, अगर आप कल करोगे तो ये काइंड ऑफ आपका एक होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ज्यादा पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो इसके बारे में, थोड़ा और रिसर्च करके केस के बारे में। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ दिस इज डाउट सेशन टाइम। अगर किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको एक्टिविटी नहीं समझ आई, केस नहीं समझ आए, या फिर कोई और कोई टॉपिक में कोई डाउट, देन आप पूछ सकते हो। Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, we have to tell about the case study or the ma'am measures like risk management type. मैम मतलब पूरा केस स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स ढूंढने हैं, या मतलब उसका मैम मेजर्स वगैरह देने हैं कि लाइक अगर वॉलेटिलिटी हो रही है करेंसी की, तो कैसे मतलब दोनों कंट्री उस चीज को मैनेज कर सकें। यस राइट, सिर्फ यही डिफाइन करना है कि एक्चुअली में केस क्या था। ठीक है, और हम्म। आप इसको कैसे मैनेज कर सकते थे क्या। जस्ट हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी पढ़ी यस। हैं इन्वेस्टमेंट की अपने प्रीवियस सेशन में आज भी। ठीक है, तो उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते थे, बट उस केस से रिलेटेड ही होना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। एनीवन एल्स?